नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी आज फिर से हाजिर हूँ लेकर आप सबके लिए व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना। आज की व्यंग्य रचना का शीर्षक है पगडंडियों का ज़माना। आज मैंने फिर से ईमानदार बनने की कोशिश की और फिर से नाकामयाब रहा। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि एक परिचित अध्यापक से कहकर मैं उनके लड़के का नंबर बढ़वा दूं। यूँ मैं उनका काम कर देता, पर बहुत अरसे बाद उसी दिन मुझे ईमान की याद आई थी और मैंने पूरी तरह ईमानदार बन जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सज्जन की बात सुनकर मुझे पुरानी कथाएं याद आ गईं और मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा करते मुझे देर नहीं हुई कि ये इंद्र या विष्णु मेरी परीक्षा लेने आ पहुँचे। उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई इस जमाने में इतनी लंबी तपस्या कर पाएगा। 4 कहानियां लिखकर लोग युग प्रवर्तक की लिस्ट में अपना नाम खोजने लगते हैं। इसलिए ये देवता अब तपस्या शुरू होते ही परीक्षा लेने आ पहुंचते हैं। उन्हें मैंने मन ही मन प्रणाम किया और प्रकट कहा, मैं इसे अनुचित और अनैतिक मानता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब मुझे आशा थी कि ये अपने मौलिक देव रूप में प्रकट होंगे और कहेंगे, वत्स तू परीक्षा में खरा उतरा, बोल तुझे क्या चाहिए, हम अभी वर देने के मूड में हैं। बोल हिंदी साहित्य के इतिहास में तेरे ऊपर एक अध्याय लिखवा दूं, या तू कहे तो किसी समीक्षक की तेरे घर में पानी भरने की ड्यूटी लगा दूं। पर आश्चर्य, वो मौलिक रूप में तो आए, पर वो प्रसन्नता का ना होकर रोष का रूप था। वो भुनभुना कर चले गए। मैंने सुना वो लोगों से मेरे बारे में कह रहे थे, आजकल ये साला बड़ा ईमानदार बन गया है। मैं जिसे देवता समझ बैठा था वो तो आदमी निकला। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा, अब तू ही बता, क्या गाली खाकर ईमानदारी करवा कर मैं ईमानदार बना रहूं? क्या गाली खाकर बदनामी करवा कर मैं ईमानदार बना रहूं? आत्मा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आगे जमाना बदलेगा तब बन जाना, अभी रहने दे। मेरी आत्मा बड़ी सुलझी हुई बात कह देती है कभी कभी। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तब फैलाकर उस पर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने में टिका दिया। जब कभी आत्मा अड़ंगा लगाती है तब मुझे समझ में आता है कि पुरानी कथाओं के दानव अपनी आत्मा को दूर किसी पहाड़ी पर तोते में क्यों रख देते थे। वे इससे मुक्त होकर बेखटके से दानवी कर्म कर सकते थे। देव और दानव में अब भी तो यही फर्क है, एक की आत्मा अपने पास ही रहती है और दूसरे की उससे दूर। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सूअर में। अब तो जानवरों ने भी ये विद्या सीख ली है और कुछ कुत्ते और सूअर अपनी आत्मा किसी किसी आदमी में रख देते हैं। आत्मा ने कह दिया तो मैंने ईमानदार बनने का इरादा त्याग दिया। राधे श्याम ने भी कोशिश की थी और वो भी असफल हो गया। उसकी एक छोटी सी दुकान है, उसने पैसे पैसे की बिक्री का सही हिसाब रखा और उसे बिक्री करके दफ्तर ले गया। वहाँ उससे कहा गया कि हिसाब झूठा है। तब उसे सच्चे हिसाब को सच्चा मनवाने के लिए घूस देनी पड़ी। अब वो कह रहा था, मैं भी अब झूठा हिसाब रखूंगा, उसे घूस देकर सच्चा बनवा लिया करूंगा। सच्चाई के लिए घूस देने से अपेक्षा यह बेहतर है कि मैं झूठ के लिए घूस दूं। इतना महंगा ईमान अपनी हैसियत के बाहर है, इससे तो बेईमानी सस्ती पड़ेगी। एक स्त्री नौकरी के सिलसिले में एक बड़े आदमी के पास सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र लेने गई। बड़े आदमी ने उसे पहले अपने शयन कक्ष में ले जाना चाहा और बाद में सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र देना चाहा। पहले देवता आदमी बनकर ठगते थे, अब आदमी देवता बनकर ठगते हैं। देखता हूं कि हर सत्य के हाथ में झूठ का प्रमाण पत्र है। ईमान के पास बेईमानी की सिफारिशी चिट्ठी ना हो तो कोई उसे 2 कौड़ी को ना पूछे। यही सब सोचकर मैं ढीला हो गया। अब मैं बड़े खुले मन से नंबर बढ़वाता हूँ। इन दिनों मुझे बहुत स्नेही मिलते हैं जो कभी कभी ही मिलते हैं, साल में 1-2 बार। उन्हें आते देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि वे किस काम से आए हैं। मैं मौसम देखकर ऐसे आने वाले का काम बता सकता हूँ।
जो जुलाई के पहले हफ्ते में जब घटा छाई हो, धरा ने हरी चूरन ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपीहा बोल रहे हो, बिजली नीग्रो सुंदरी के दांतों की तरह चमक रही हो, ऐसे सुहावने समय में कोई कई महीनों बाद आता दिखे तो समझ जाता हूँ कि ये गीत गाने तो नहीं आया, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती कराने में मदद लेने आया है। और इधर मार्च में जो आता है नंबर बढ़वाने या पेपर आउट करवाने आता है। अब बात यह है कि सारे सिलेबस और प्रोस्पेक्टस गलत हैं। उनमें उन दो पर्चों का उल्लेख नहीं होता जो जरूरी होते हैं। एक पर्चा शुरू का और दूसरा आखिरी। पहला पर्चा पेपर आउट करने का होता है और आखिरी नंबर बढ़वाने का। जो इन्हें अच्छी तरह कर ले वो पास हो जाता है, पहला दर्जा भी पा जाता है। इन पर्चों को कुछ विद्यार्थी खुद कर लेते हैं। वो प्रतिभावान हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। कुछ के अभिभावक ये पर्चे करते हैं। ऐसे प्रमुखापेक्षी विद्यार्थियों का भविष्य संदिग्ध है। उनकी अपेक्षा उनके अभिभावक का फिर भी कुछ भविष्य है। अध्यापकों से संबंध होने के कारण मेरे पास दोनों पक्षों वाले काफी आते हैं। कल जो आए थे वो मुझे बारात में 2 साल पहले पहली और अंतिम बार मिले थे। अब मुझे ये पता नहीं था कि उस छोटी मुलाकात में ही उन्होंने इतनी आत्मीयता पैदा कर ली थी कि भाई परीक्षा में बैठने लगा तो उन्हें मेरी याद सताने लगी। सुना है विरहीन को बरसात में प्रिय की याद सताती है। परीक्षा के मौसम में भी कुछ लोगों का विरह जाग जागता है। उन्हें किसी विशेष परिचितों की याद सताने लगती है। वे कहने लगे, अमुक प्रोफेसर आपके मित्र हैं ना? उन्होंने एक पर्चा निकाला है, कुछ हिंट दिला दीजिए ना। मैंने सोचा किसी से मित्रता है तो इसका कुल इतना उपयोग है कि जब जरूरत पड़े उससे गलत काम करा लिया जाए। कोई ये तो कहता नहीं कि अमुक से आपकी मित्रता है तो उन्हें समझाइए ना कि ऐसा गलत काम ना करें। ना कोई ये कहता है कि अमुक आपका दुश्मन है तो उससे पेपर आउट करवा कर उस साले का ईमान बिगाड़ दीजिए। नहीं, दुश्मन सब सुरक्षित हैं, ईमान तो हमेशा मित्र का बिगाड़ा जाएगा। किसी दिन कोई आकर मुझसे कहेगा, अमुक पुलिस ऑफिसर से आपके अच्छे संबंध है, उनसे कहिए ना कि घर में हमें सेंध लगाने दे। इन सब पर्चा आउट करवाने वाले और नंबर बढ़वाने वालों पर हंसा भी नहीं जा सकता। इनमें अधिकांश दया के पात्र हैं। ये बेहद परेशान और घबराए हुए लोग हैं। कोई चाहता है कि लड़का पास हो जाए तो उससे नौकरी करा दें, जिससे परिवार की दुर्दशा कुछ कम हो। किसी को चिंता है कि लड़का फेल हो गया तो उसकी 1 साल उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाऊंगा। कोई चाहता है कि लड़की पास हो जाए तो उसकी शादी करके बोझ हल्का करूं। बहुत दुखी और परेशान लोग होते हैं। इनमें से कुछ तो इतने दीन होते हैं कि जी होता है पहले इनके गले लगकर रो लिया जाए। मेरी परेशानी का कारण दूसरा है। ये अब बेझिझक, निसंकोच और निर्लज्जता से काम करने लगे हैं। 10 साल पहले भी मैं ये काम करा देता था। तब देखता था नंबर बढ़वाने वाले बड़ी झिझक, लज्जा और संकोच से कहते थे। लोग खुलकर नहीं कहते थे। तब ऐसी दबी छिपी चिट्ठी आती थी जिसमें लिखा होता था, अपने दोस्त रमेश चंद के भाई सुरेश की मोटरसाइकिल जिस पर अंग्रेजी में नंबर 2431 लिखा है बिगड़ गई है। वो आपके मित्र सिन्हा के पास सुधरने गई है। आप उसे सुधरवा दें कि कम से कम 40% तो काम देने लगे। अब इसका मतलब ये होता था कि सुरेश का रोल नंबर 2431 है, उसका अंग्रेजी का पर्चा बिगड़ा है। सिन्हा उसे जांच रहे हैं और उनसे 40% नंबर दिलवाना है। अब सीधी चिट्ठी आ जाती है, खुला कार्ड तक आ जाता है। तब नंबर बढ़वाने वाले बड़ी देर संकोच से बैठे रहते थे, दुविधा में पड़े रहते थे, यहाँ वहाँ की बातें करते थे। तब कहीं जाकर शर्मा कर बगले झांकते हुए नंबर बढ़वाने की बात कहते थे। अब नंबर बढ़वाने वाला इस तरह आता है जैसे बाजार में सब्जी खरीदने आता है। सीधा मेरी आंखों में देखता है और अधिकारपूर्वक कहता है कि नंबर बढ़वाने हैं। 10 सालों में ये जो प्रगति हो गई है ये मुझे परेशान करती है। भयंकर संकोचहीनता है ये साहस मुझे डराता है।
मैं इंतजार करता हूँ कि कोई तो थोड़ा संकोच लेकर आए कि मैं कुछ आश्वस्त हो जाऊं। कोई नहीं आता। मुझे लगता है हम सब ने मान लिया है कि आम सड़कें सब बंद हो गई हैं। उन पर तख्ती टंग गई है, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सालों से ये सड़कें बंद हैं और सब पगडंडियों से आ जा रहे हैं। चलते चलते पगडंडियों के कांटे और झाड़ियां साफ हो गई हैं और वे सड़कों जैसी चिकनी और चौड़ी हो गई हैं। बेझिझक नंगे पांव उन पर लोग चल रहे हैं। आम सड़क पर चलने वाला अब बेवकूफ़ या पागल समझा जाएगा। अब आम सड़कें खुल भी जाएं तो लोग उन पर चलने में झिझकेंगे। मरम्मत वाले भी इसीलिए ढीले पड़ गए हैं। मगर उपयोग न होने से आम सड़कों पर झाड़ियां और जंगली पौधे उगेंगे, वे ढक जाएंगी। तब किसी को आभास भी ना होगा कि इस देश में कहीं आम सड़कें भी हैं। लगता है आम सड़कें अब भविष्य के पुरातत्ववेता को ही मिलेंगी। वही इन्हें खोजेगा। वो निष्कर्ष निकाल कर बताएगा कि उस जमाने में इस देश में आम सड़कें तो थी, पर उन पर कोई चलता नहीं था। सब पगडंडी पकड़ते थे। अनुपयोग के कारण सड़कें दब गई थी। सफलता के महल का सामने का आम दरवाज़ा बंद हो गया है। कई लोग भीतर घुस गए हैं और उन्होंने कुंडी लगा दी है। जिसे उसमें घुसना है वो रूमाल नाक पर रखकर नामदान में से घुस जाता है। आसपास सुगंधित रूमालों की दुकानें लगी हैं। लोग रूमाल खरीद कर उसे नाक पर रखकर नामदान में से घुस रहे हैं। जिन्हें बदबू ज़्यादा आती है वो सिर्फ मुख्य द्वार से घुसना चाहते हैं। वे खड़े दरवाजे पर सिर मार रहे हैं और उनके कपालों से खून बह रहा है। ये व्यंग्य रचना इतनी ही। अभी आप भारती कुमारी की आवाज़ में सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना पगडंडियों का जमाना। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रचना के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।